हेलो दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पर्यावरण का भाग 1 पढ़ाऊंगा जो सभी टेटों में आते हैं, चाहे वो सी टेट हो, एम पी टेट हो, रीड हो, सभी में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ए एंथोसाइनिन, बी कैरोटनॉइड, सी लाइकोपीन, डी क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो, आप सोच सकते हो डी। क्या हो इसका राइट आंसर? डी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं? पौधे हरे होते हैं। अब बात की जाए तो तुम क्लोरोफिल को भी कई नामों से जान सकते हैं। आप इसको पर्णहरित भी कह सकते हैं, हरित लवक भी कह सकते हैं, पर्णहरिम भी कह सकते हैं। ऐसे कई नामों से इसको आप जान सकते हो, क्योंकि यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। कैसा? एक जटिल रासायनिक यौगिक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। क्या है ये? डी क्लोरोफिल। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा जो मानव की जो गतिविधियां हैं पृथ्वी पर जलवायु के लिए क्या है? जिम्मेदार हैं। ए एरोसोल कैन का उपयोग, बी वनों को जलाना, सी कृषि क्रियाकलाप, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। क्योंकि अगर बात करते हैं जो मानवीय गतिविधियों में तुम्हारे एरोसोल कैन का उपयोग भी किया जाता है, वनों को जलाया भी जाता है, कृषि कलाप भी कार्य किए जाते हैं, कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं। ये सारे क्या है? अगर अपन जलवायु की बात किया तो जलवायु क्या होती है? जलवायु क्या है? ये मौसम की जो दशाओं में जो परिवर्तन होता है उसी को अपन क्या जलवायु कहते हैं। जलवायु में क्या जलवायु यह परिवर्तन अगर बात की तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों रूप से भी ये जलवायु परिवर्तन होता है। अब जलवायु परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है, अपन सोच सकते हैं। इस तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं जो मानवीय क्रियाओं पर आधारित हो, जैसे कि वनों का उन्मूलन होना, औद्योगिकरण होना, कृषि क्रियाकलाप होना, जीवाश्मीकरण का अध्ययन होना। ये सारी क्या है? क्या वनों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा इसका? डी उपरोक्त सभी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? का एक फैमिली का नाम है यूफोर्बिएसी, जो कि एक बायोडीजल फसल के लिए उत्पन्न मानी जाती है। उसका नाम क्या है? ए कॉपर लीफ, जी जेट्रोफा, सी कैंडल नट ट्री, डी सर्पगंधा। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो 3 का। क्या है? जेट्रोफा। क्या है? जेट्रोफा। अब जेट्रोफा क्या है? आप सोच सकते हो जो फैमिली का नाम है जेट्रोफा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी। जेट्रोफा क्या है? एक तरह की एक फसल होती है। जो फसल होती है इसमें क्या है? बीज निकलते हैं, बीज के जो दाने होते हैं वो निकलते हैं, इससे क्या है? फसल होती है। अगर आप बात की जाए कभी कभी एक जेट्रोफा की जो फसल होती है बीज के दाने निकलते हैं, उसमें अगर ये छोकल टाइप का जो निकलता है तो वो क्या है? जानवरों को भी खिलाया जाता है। और इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या है? यह प्रोटीन से भरपूर होता है। इसी जेट्रोफा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? एक फसल है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP समझ लीजिए आप। जड़ी बूटियों की रानी। ए अजवाइन के फूल, बी तुलसी, आइसोसिमस सेक्टम, सी रोजमेरी, डी सर्पगंधा। तो इसका राइट आंसर आप सोच सकते हो जड़ी बूटियों की रानी, वो तो सिंपल सा आंसर इसका बी। क्या है? तुलसी। क्या इसका राइट आंसर? तुलसी। अब तुलसी तो है, लेकिन इसको अगर बात किया है तो तुलसी का इसका अगर अपन मनोवैज्ञानिक अगर नाम बात की जाए, वैज्ञानिक नाम को भी इसको कहता है ओसियम सेक्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। जो एक वैज्ञानिक क्या है? एक वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम, साइंटिफिक इसका ये नाम है। अब बात की जाए इसकी तुलसी
तुलसी क्या है, अगर एक बात की है, जो एक क्या है, द्विबीजपत्रीय पौधा होता है, जो कम से कम इसकी ऊंचाई की बात की जाए, इसकी हाइट होती है 1 से 3 फुट तक होती है। 1 से 3 फुट तक इसकी क्या है, हाइट होती है। ये सामान्यतः देखा जाए तो ये पौधा सबसे मतलब भारत की जो मतलब एक औषधियाँ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ये कई बीमारियों में भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि अगर बात की जाए, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, दांत रोग, और सबसे इम्पोर्टेंट श्वास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए तुलसी बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? जो पीने के लिए जो सुरक्षित जल होता है उसको क्या कहते हैं? ए ताज़ा जल, बी पीने योग्य जल, सी अशुद्ध जल, डी नल का जल। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? बी, पीने योग्य जल। जो सुरक्षित पानी होता है उसको क्या कहते हैं? पीने योग्य जल। अब पीने योग्य जल को क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक सबसे पहली बात है, पीने योग्य जल क्या है, एक सुरक्षित जल होता है। अब अशुद्ध जल की बात है, अशुद्ध जल में क्या होता है, जो लवण की जो उपस्थिति, लवण की अनुपस्थिति होती है, इसके लिए वह सुरक्षित नहीं होता है। जबकि सुरक्षित पानी में क्या है, लवण अधिक होते हैं। तो ताजा अगर बात की तो मानव के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एमपी टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट हो, सभी में पूछा जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? अब जो भोपाल में जो त्रासदी हुई थी 1984 में, वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ए मीथेन, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी नाइट्रस आइसोसाइनेट, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, बी। क्या जाएगा? बी मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब मिथाइल आइसोसाइनेट जी क्या है कि बात की है, कम से कम 2 से 3 दिसंबर 1984 में ये घटना हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। अगर बात में उसमें का एक प्लांट था, इस प्लांट में यूनियन कार्बाइड प्लांट था, उसका नाम था, प्लांट का क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड प्लांट। तो उसमें क्या है कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो उसके रिसाव हुए थे, और रिसाव के कारण क्या कई लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इसका डायरेक्ट इसमें नाम ही पूछ लिया गया था, क्या है? 1900 मिथाइल आइसोसाइनेट। कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है, तो सन क्या? 1984, 3 दिसंबर 1984, ये कभी कभी नाम इसमें पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सादा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई भी एग्जाम हो सभी में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट समझिए आप इसको, आपको छोटा लग रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए 5 जून, बी 2 दिसंबर, सी 16 सितंबर, डी 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, क्या? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है। अगर बात की उसमें विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। उसमें क्या, पर्यावरण की सुरक्षा और उसको संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, अगर बात की कभी कोई पूछ लिया तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1972। कब हुई? 1972। 1972 में क्या इनकी स्थापना हुई थी। अब स्थापना की कहाँ हुई थी बात की जाए तो स्टॉकहोम में हुई थी। कहाँ थी? स्टॉकहोम में। कहाँ? स्टॉकहोम में इसकी क्या स्थापना हुई। अगर ये तो सर अगर विश्व की बात की जाए, अगर अपन कभी कभी बात की जाए, कभी भारत की पूछ लिया जाता है, भारत में इसकी आगवानी कब हुई थी? तो भारत में अगर विश्व की पढ़ाई की आगवानी की जाए भारत की, तो 2008 में। कब हुई? सॉरी 2018 में। कब हुई इसकी आगवानी? 2018 में इसकी आगवानी हुई। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एम एस स्वामीनाथन
एक है। एम एस स्वामीनाथन कौन है? ए पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, बी पत्रकार, सी कृषि वैज्ञानिक, डी पक्षी वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर जाएगा एम एस स्वामीनाथन क्या है? कृषि वैज्ञानिक है, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन कृषि पर उन्होंने कई कार्य किए थे। ठीक है। अब एम एस स्वामीनाथन की अगर अब हरित क्रांति अगर तुम बात करते हो, हरित क्रांति भी किसी की देन है? हमारी हरित क्रांति जो हुई थी, हरित क्रांति की देन भी स्वामीनाथन को जाता है, क्योंकि उन्होंने अगर बात किया कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की थी, अगर शुरुआत किया है तो शुरुआत उन्होंने 1966 से लेकर 67 तक, 1966 से लेकर 67 तक हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और हरित क्रांति में अगर पूछा सर्वाधिक प्रभाव किस बात का रहा, तो सर्वाधिक अगर तुम प्रभाव की बात किया तो सर्वाधिक प्रभाव तुम्हारा गेहूं और चावल का रहा था। किसका रहा था? गेहूं और चावल का। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है? WII कहाँ स्थित है? अपन उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो ये कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद, बी न्यू दिल्ली, सी कोयम्बटूर, डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर जाएगा 4, क्या है? देहरादून। कहाँ स्थित है ये? देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अब तुम देहरादून की बात की जाए तो इसकी अगर स्थापना की अगर तुम बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982। अब 1982 इसकी स्थापना हुई थी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? उन्होंने कहा प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है हरे पौधे किसको सोख लेते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, ए क्या जाएगा? ए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। किसको? CO2। अब CO2 को उनमें क्या है? प्रकाश संश्लेषण की बात क्या है? उनने क्या प्रकाशीय ऊर्जा को क्या है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। अब प्रकाशीय रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन करते हैं, इसी कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अपशिष्ट उत्पादों के खाने वाले जीवों को कहा जाता है? उन्हें के जो अपशिष्ट उत्पादक जो खाते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? ए शाक बच्ची, बी मृत बच्ची, सी मांस बच्ची, डी रसायन बच्ची। तो 11 का राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, बी क्या जाएगा? मृत बच्ची। क्या जाएगा? मृत बच्ची। इसको मृत बच्ची भी कह सकते हैं, अपघटक के क्या कह सकते हो उसको? अपघटक। अपघटक, अपघटक भी उसको अपन कह सकते हो। ठीक है। अब मृत बच्ची क्या होता है? अगर मृत बच्ची की बात की जाए तो इस मृत बच्ची में क्या है? कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और कवक जैसे छोटे छोटे प्राणी इसमें शामिल होते हैं, और इन्हीं कारण ये क्या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? उन्होंने कहा तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो? ए भूतापी ऊर्जा, बी जल विद्युत ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी नाव की ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर जाएगा, सोच सकते हो, ए क्या जाएगा? ए भूतापी ऊर्जा। क्योंकि तप्त भूजल से क्या प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा। और तुम भूतापी ऊर्जा की बात करें तो भूतापी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के गर्म क्षेत्र तक एक सीधी सुरंग खोजी जाती है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम लोग भूतापी ऊर्जा के तो पृथ्वी के जो गर्म का जो क्षेत्र होता है उसमें क्या एक सुरंग खोदी जाती है, और उनके जो भीतर से उत्पन्न होने वाली भाप सतह के बाहर आ जाती है, और इसी को क्या कहते हैं अपन? भूतापी ऊर्जा कह सकते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं?
16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में क्या है कि 16 घास स्थल पाए जाते हैं। अब पश्चिमी घाटों के अंदर क्या होता है, जो पश्चिमी घाटों में क्या बड़े बड़े मैदान होते हैं। कम से कम मैदानों की ऊंचाई अगर तुम बात करें तो 1800 मीटर इतनी ऊंचाई होती है, लंबी लंबी होती है। तो इनमें का एक तरह से विशिष्ट बहुतात्मक बहुत से एक विशिष्ट पौधे उसमें उगते हैं। अगर बात करें जो पौधे कम से कम उगते हैं कि इसके पौधे में कई जैसे नीले कुंज पुष्प जैसे कई ऐसे पौधे होते हैं, नीलगिरी पहाड़ी भी उसको अपन बोल सकते हैं। तो ये पौधे कम से कम 12 वर्षों में एक ही बार फूल खिलाते हैं। इनकी एक विशेषता, कितने वर्ष में? 12 साल में। 12 साल में एक ही बार ये फूल खिलाते हैं। ये पौधों की एक विशेषता होती है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? अब वही आता है, भारत में पेलिकन जो पक्षी होते हैं वो प्रजनन के लिए कहाँ आते हैं? ए कोक्के कारे बेलूर, डी बी नेलापट्टू, सी कुंडलन कुलम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, डी। क्या है? डी उपरोक्त सभी, जो कि कुंडल कुलम में भी आते हैं, तुम्हारे नैनापट्टू में भी आते हैं, कोंकारे बेलून में भी आते हैं। इसी राइट आंसर क्या जाएगा इसका? डी। अगर अपन बात किया कि पेलिकन पक्षी क्या, पेलिकन पक्षी ये क्या, एक प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। कौन से होते हैं जो प्रवासी पक्षी? कैसे होते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, क्योंकि प्रवासी पक्षी क्या है, जो साइबेरिया तथा पूर्वी यूरोप में प्रजनन के लिए और भोजन दोनों की चीजों के लिए वो आते हैं। यहाँ पर की बात किया जाए नेलापट्टू, नेलापट्टू कहाँ? तुम्हारा नेलापट्टू बात है कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में। और ये सभी दोनों चीज़ें कहाँ पड़ते हैं? ये नेले पश्चिमी घाट ये भी गुजरात में आ जाते हैं, कोलाकुलम और कुट्टम, इस तरह से वो सभी उपरोक्त डी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। उन्हें कि जो मिनी माता जो रोग होता है कौन सी मछली खाने से अधिक मात्रा में होता है? ए कैडमियम, बी आर्सेनिक, सी पारा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन का उपरोक्त आंसर नहीं होता, इसलिए उसको सही तरीके से पढ़ लिया करो। मिनी माता रोग किसकी वजह से? पारा की वजह से। अब तुम पारा की अगर बात की जाए तो मिनी माता क्या है? कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिसमें क्या पारे की अधिकता होती है, इसी कारण क्या है ये मिनी माता रोग होता है। अब तुम बात की जाए मिनी माता के रोग की अगर बात करें, मिनी माता रोग में क्या है कि सबसे अगर बात की सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो सबसे पहले मिनी माता जापान देश में पाया गया था। कहाँ था? जापान देश में, अगर कभी पूछ लिया जाता है। और जापान देश में कब पाया गया था? 1953 में। कब पाया गया था? 1953 में। तो इस तरह से क्या है ये रोग की यहाँ पर खोज की। इसी राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना था। अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।